हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले 10th क्लास एसएसटी के सारे एमसीक्यू जो कि कल के एग्ज़ाम से में आ सकते हैं। तो सभी बुक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। चार की चारों बुक्स है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, चारों बुक्स के ही हमने 1 बाय 1 एमसीक्यू उठाए हैं जो चैप्टर आपके एस 1 में कवर किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम सभी का है। आज लास्ट डे है आपका पढ़ने का और कल आपका एग्ज़ाम है। सो प्लीज़ आपके कल के 30 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है शायद एमसीक्यू आपके, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ को। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट इसमें कवर करने वाले हैं वो है आपका क्या, इतिहास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। चलिए, तो इसके पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है कि जो फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 1810, 1835, 1848, 1850। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपके ये क्वेश्चन डाला गया था, जिसमें पूछा गया जो फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी। तो आई होप ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1848 में फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार स्वतंत्रता को किस रूप में प्रकट करते थे या किसका रूप देते थे। ऑप्शन ए आपका देवी का रूप, महिला का, देवता का, चिन्हों का। मतलब कि हम जैसे क्या करते हैं, कोई ना कोई रूप दे देते हैं ताकि लोग उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने किस रूप में दिया था। चलिए इसका आंसर भी बता देते हैं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन बी कि कलाकार महिला का रूप देते थे स्वतंत्रता को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों में किन लोगों को दिखाया है। फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों के अंदर जिन लोगों को प्रकट किया उनका आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए आपका दिया है भारत और यूरोप के लोग। ऑप्शन बी यूरोप और फ्रांस के लोग। ऑप्शन सी अमेरिका और भारत के लोग। ऑप्शन डी यूरोप और अमेरिका के लोग। तो इन चारों में से कौन से लोग दिखाए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूरोप और अमेरिका के लोगों को फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्र के अंदर प्रकट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, निरंकुश शासन से आप क्या समझते हैं, निरंकुश शासक से आप क्या समझते हैं। एक ऐसा शासन जिस पर अंकुश लगाया जा सकता है, एक ऐसा शासन जहां शासक अपनी मनमानी करता हो। ऑप्शन सी एक ऐसा शासक जो लोगों की सुनता हो, एक ऐसा शासन जो लोगों का बुरा करता हो। तो इसमें से ऑप्शन बी है एक ऐसा शासन जो अपनी मनमानी करता है, उसे निरंकुश शासक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, यूटोपिया शब्द का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी कल्पनादर्श, ऑप्शन डी यूरोप के लोग। तो यूटोपिया एक वर्ड दिया गया था आपकी बुक के अंदर, जिसका आपको मीनिंग बताना, शायद आई थिंक आपके बुक में भी इसका मीनिंग गिवन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कि जो यूटोपिया शब्द का मतलब होता है वो होता है कल्पनादर्श। इसका कल्पनादर्श का मतलब क्या होता है, आप इमेजिनेशन बेस्ड कुछ चीज़ें बनाते हैं अपने माइंड के अंदर, उसके आधार पर आप कोई भी कलाकारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो अर्नेस्ट रेनन आपकी बुक में अब अगर आपको याद हो तो आई थिंक इसका आंसर भी आपको पता चल चुका होगा। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कलाकार, ऑप्शन बी फ्रांसीसी दार्शनिक, ऑप्शन सी यूरोप का नागरिक, ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी। तो आई थिंक आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा। फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो अर्नेस्ट रेनन था वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है, वो फिलोसॉफी वगैरह करता था। चलिए, तो अगला ही क्वेश्चन आ रहा है अर्नेस्ट रेनन से रिलेटेड। तो अर्नेस्ट रेनन द्वारा लिखे गए निबंध का नाम बताना है। अर्नेस्ट रेनन ने एक निबंध लिखा था, एक पुस्तक लिखी थी, तो उस निबंध का नाम क्या रखा था, देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद क्या है, ऑप्शन डी कल्पना दृश्य। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है, अर्नेस्ट रेनन ने अपनी किताब में जो लिखा था उस निबंध का नाम था राष्ट्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है। एक प्रत्यक्ष मतदान, चुनाव करवाना, जनता को इकट्ठा करना, प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना। गलती से बी की जगह सी लिख दिया है, वहाँ पे बी ही पढ़िएगा आप लोग। आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे कि जनमत संग्रह का आपको मीनिंग बताना है।
तो जनमत संग्रह का जो मीनिंग होता है एक प्रत्यक्ष मतदान का तरीका होता है। उसके बाद में बताया गया था प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना। तो इसका आंसर एक करेक्ट माना जाएगा। आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 9 की तरफ। राष्ट्रवाद के पहले व्यक्ति किस रूप में दिखी? क्वेश्चन में थोड़ा सी मात्रा की गलती है। राष्ट्रवाद की पहले व्यक्ति किस रूप में दिखी होना चाहिए था। ऑप्शन ए आपका ब्रिटेन की क्रांति में, ऑप्शन बी इटली के एकीकरण में, ऑप्शन सी यूरोप की क्रांति में, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति में। तो आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर कि राष्ट्रवाद की सबसे पहली व्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति मतलब कि ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति में देखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर हर एक बच्चे को पता होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इस चैप्टर को। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? आप सभी को पता है इसका आंसर, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। 1835 में, 1848 में, 1789 में, 1940 में। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, जैसा कि आप सब सोच रहे थे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 1789 के अंदर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए क्या कदम उठाए? मतलब क्या क्या स्टेप लिए जो हमारे क्रांतिकारी थे? तो ऑप्शन क्या क्या गिवन है। सबसे पहला, लोगों के बीच सामूहिक एकता पैदा की। ऑप्शन बी, सैनिकों को इकट्ठा किया। ऑप्शन सी, लोगों ने हथियार इकट्ठे कर लिए। ऑप्शन डी, शासक की हत्या कर दी। तो सबसे पहले जरूरी होता है इसमें राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए लोगों को इकट्ठा करना। तो लोगों के बीच सामूहिक एकता पैदा की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया? तो आपको याद है फ्रांस के अंदर फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। तो आंसर बी है। फिर भी ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या गिवन है, आ सकते हैं जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी भाषा, स्पेनिश भाषा। तो इसमें जो आंसर करेक्ट रहेगा फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच। तो फ्रेंच को ही उन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेना किस क्षेत्र में नहीं घुसी? तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन के बाद। जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, इटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए 1790 में जो फ्रांसीसी सेनाएं थी वो जर्मनी क्षेत्र में नहीं घुसी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में नेपोलियन के आने से क्या हुआ? भाई निपोलियन जब आए तो फ्रांस में क्या घटना घटी? वहाँ पे आम जनता का शासन हो गया, प्रजातंत्र की स्थापना हो गई, राजतंत्र स्थापित हो गया, या फिर निरंकुश शासन स्थापित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजतंत्र स्थापित हो गया। आखिरकार नेपोलियन भी एक शासक था, राजा था, तो इसलिए राजतंत्र स्थापित हो गया। अगले प्रश्न पे, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? ये आंसर भी ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा आप सभी को। ऑप्शन ए 1797, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1805। नेपोलियन संहिता कब आई? इसका जो करेक्ट आंसर है, आई थिंक आप सभी ने सोच लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1804 में 1084 के अंदर नेपोलियन संहिता लाई गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि जुड़ा हुआ नेपोलियन से ही। नेपोलियन ने किस चीज़ को समाप्त कर दिया? संपत्ति के अधिकार को, विशेष अधिकारों को, समान अधिकार को, राजतंत्र को। तो जब नेपोलियन आया ना उसने कुछ चीज़ें ख़त्म करी थी। तो उसमें से इनमें से कौन सी चीज़ें जो नेपोलियन ने ख़त्म करी थी? तो संपत्ति के अधिकार को नहीं ख़त्म किया था, उन्होंने ख़त्म किया था विशेष अधिकारों को, जो स्पेशल राइट दिए गए थे विभिन्न ग्रुप को। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर भी ज़्यादातर बच्चों को मालूम होना चाहिए कि वियना संधि कब हुई? ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। 1801, 1805, 1810 या फिर 1815। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन डी है 1815, 1815 तब हुई थी हमारी वियना संधि। आगे चलते हैं। किस समय को यूरोप के लिए महाविपदा का समय माना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 1848 के बाद, 1872 के बाद, 1914 के बाद, 1945 के बाद। अगर मैं थोड़ा हिंट दूं आप सभी को तो इसका आंसर फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर 1914 जब हुआ था हमारा पहला विश्व युद्ध। उसके बाद यूरोप में बहुत ही ज़्यादा विपदा वालदायक समय आ गया क्योंकि वर्ल्ड वार चलने लगा था। आगे देखें, स्लाव किन्हें कहा जाता है? स्लाव किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है अमेरिकी लोगों को, ऑप्शन बी बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को, ऑप्शन सी यूरोपीय लोगों को, ऑप्शन डी बागानों में काम करने वाले मजदूरों को।
तो जो स्लाव शब्द है वो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस हिसाब से इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं 20वां प्रश्न, साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है? जो साम्राज्यवाद शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? देश का विकास करना, सम्राट को बड़ा बनाना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना या अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इनमें से जो साम्राज्यवाद का सब सही मीनिंग जो निकल के आता है वह है ऑप्शन आपका डी, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसी नीति को हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, टूटी हुई बीड़ियों का क्या अर्थ लगाया जाता है? अगर बीड़ियाँ टूटी हुई दिखाई गई किसी चित्र में तो आप क्या अर्थ लगाएंगे? ऑप्शन ए बंधनों से मुक्ति, ऑप्शन बी जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, ऑप्शन सी आज़ादी मिलना, ऑप्शन डी जंजीर का टूटना। तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे इसे देखने के बाद? जल्दी से सोचिए अपना आंसर। मैं इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है कि जब टूटी हुई बीड़ियाँ कहीं दिखती हैं तो इसका मतलब होता है कि आज़ादी मिल गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जर्मन की रूपक छवि का नाम। रूपक छवि में हमने पहले पता कि वो क्या करते थे, एक महिला का रूप देते थे। तो उस रूपक छवि का नाम आपको बताना है, क्या था? ऑप्शन ए मारियान, ऑप्शन बी फ्रांसीसी तिरंगा, ऑप्शन सी जर्मेनिया, ऑप्शन डी बलूत की पत्तियां हैं। तो जर्मन मिलता जुलता है सी जर्मेनिया से, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर, जर्मेनिया इसका रूपक छवि थी। अगला क्वेश्चन, जर्मन के सिक्कों और डाक टिकटों पर क्या छापा जाता था? मतलब क्या चीज़ छापी जाती थी दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन ए मारियान को, ऑप्शन बी फ्रांसीसी तिरंगे को, ऑप्शन सी जर्मेनिया को, ऑप्शन डी बलूत की पत्तियों को। ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर अगेन है, जर्मेनिया को छापा जाता था। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? आयरलैंड है जो, उसको यूके में अंदर कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1797 में, ऑप्शन बी 1801 में, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1815। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इसका, 1801 में आयरलैंड को शामिल किया गया। किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एक्ट किन के बीच गठित हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड और वेल्स, ऑप्शन सी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो एक्ट है वो किसके बीच गठित हुआ था? आप सभी को अगर याद हो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इसका करेक्ट आंसर वो गठन हुआ था एक्ट का। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1805, 1848, 1861 या 1891। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है, एक्चुअली दो सी है तो ऊपर जो बीच वाला सी है, डी गलती से लिखना भूल गया मैं। तो 1861 जो करेक्ट आंसर है इटली के एकीकरण का। काबूर, अब काबूर कौन है? एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति कौन था देखते हैं। एक क्रांतिकारी था क्या, एक शासक, एक विक्टर इमैनुअल का मंत्री था, ये एक गुप्तचर था? तो आपको अगर याद हो इसका आंसर तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, वो था विक्टर इमैनुअल का एक मंत्री था। कौन? काबूर विक्टर इमैनुअल का मंत्री। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का भार किसे सौंपा गया? मतलब इटली को इकट्ठा करने का काम किसे दिया गया? ऑप्शन ए गैरीबोल्डी को, ऑप्शन बी शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, ऑप्शन सी जियुसेप्पे मैत्सिनी को, ऑप्शन डी क्रांतिकारियों को। तो जो इटली के एकीकरण का जो कार्यभार दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन बी शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। उसने बाद में अपने मंत्री की सहायता ली थी इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में स्पेन में किस शासन का शासक था? किन लोगों का शासक था? किसका शासन था? तो ऑप्शन ए नेपोलियन का, ऑप्शन बी शासक विक्टर इमैनुअल का, ऑप्शन सी बुर्बो राजाओं का, ऑप्शन डी एतावली राजघराने का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी बुर्बो राजाओं का शासन था स्पेन में। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य तक। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आपके सामने आने वाला है। 30वां प्रश्न है आपका, जर्मनी के एकीकरण में कितना समय लगा? जो जर्मनी था उसका एकीकरण में आपको लगभग कितना समय लगा था आपको बताना है। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 10 साल, ऑप्शन डी 20 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी कि जर्मनी के एकीकरण में 7 सालों का समय लगा था। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के लिए। यूरोप में फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? आपने शायद इसका नाम सुना होगा। ऑप्शन इसमें क्या क्या था? सेंट पॉल चर्च में राजनीतिक संगठनों की असेंबली, ऑप्शन बी रूढ़िवादी ताकतों का एकीकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रवाद की स्थापना,
और ऑप्शन डी है आपका उदारवादी आंदोलनों का बढ़ावा। तो इसमें जो 31 फ्रैंकफर्ट जो संसद है उसका ऑप्शन ए है। सेंट पॉल चर्च में जो राजनीतिक संगठन थे उनके असेंबली को फ्रैंकफर्ट संसद का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, जॉल्बे राइन क्या था? क्या एक प्रकार की क्रांति थी, रूढ़िवादी शासकों का समूह था, जैकोबिन क्लब था या जर्मन महासंघ? तो चारों में से जो एक ऑप्शन था, शायद आपने थोड़ा कुछ और भी पढ़ा उसके बारे में। तो जॉल्बे राइन जो था बेसिकली क्या था, एक सीमा शुल्क से संबंधित था। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, उसमें कुल मिलाकर जर्मन महासंघ थे, लगभग 30 के आसपास जर्मन महासंघों का एक समूह था। इसलिए ऑप्शन जो डी है इसका जर्मन महासंघ करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन, ये एक स्टेटमेंट है, ये मैटरिक ने कहा था, लेकिन किसके लिए कहा था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए विस्मार्क द्वितीय, ऑप्शन बी ज्यूसेपे मैत्सिनी, ऑप्शन सी क्रांतिकारियों, ऑप्शन डी राजनेताओं को। तो आप सभी को पता है जो क्रांतिकारी बी है ज्यूसेपे मैत्सिनी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा बनाया गया संगठन, उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए कार्बोनारी, ऑप्शन बी यंग यूरोप, ऑप्शन सी यंग जर्मनी, ऑप्शन डी जैकोबिन। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो यंग यूरोप नाम का संगठन था, इसके अलावा यंग इटली का भी इसने बनाया था। तो बेसिकली यंग यूरोप इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, राजनीतिक अधिकार मिलना, व्यक्ति के लिए आज़ादी, क्रांतिकारियों को बढ़ावा या सीमा शुल्क बढ़ा देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उदारवाद का वो है ऑप्शन बी, व्यक्तियों के लिए आज़ादी का मतलब होता है क्या, उदारवाद। चलिए अब अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपके दो चैप्टर आ रहे हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर आपका आ रहा है संसाधन एवं विकास। चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि संसाधन से क्या अभिप्राय है। एक ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, एक ऐसी वस्तु जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद हो, एक ऐसी वस्तु जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो चारों में से कौन सी चीज़ जिसे आप संसाधन कहेंगे? तो दिए गए ऑप्शन सारे के सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि उपरोक्त सभी चीज़ें संसाधन कहलाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न, मानव विकास माध्यम, मानव किस माध्यम द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं? मतलब मानव के पास कुछ माध्यम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से करती है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी, दूसरा आधुनिकीकरण, भौतिक संसाधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो मानव है वो प्रकृति के साथ कुछ भी क्रिया करता है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, संसाधनों का विभाजन किस आधार पर नहीं किया गया? संसाधनों को बांटा गया है लेकिन एक आधार पर नहीं बांटा गया, जो आपको ढूंढना है इसमें से। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो चारों में से किस आधार पर संसाधनों को बांटा नहीं गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो आपका ऑप्शन डी कि संरचना के आधार पर संसाधनों को नहीं बांटा गया, बाकी तीन आधारों पर बांटा गया। अगला प्रश्न, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? देखो मैं बता दूं अजैव का मतलब इसमें जान नहीं होती। तो ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी पशुधन, ऑप्शन ऑप्शन सी जंतु और ऑप्शन डी चट्टाने। तो इन जो चारों में से जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक होती हैं, उसके अंदर प्राण नहीं होते, जीवन नहीं होते, वो एक अजैव संसाधन है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए जिन पर एक समूह का अधिकार होता है, ऑप्शन बी जिन पर एक देश का अधिकार होता है, ऑप्शन सी जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, ऑप्शन डी जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का अधिकार होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का। तो जिन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक अधिकार वाला संसाधन है? सामुदायिक मतलब पूरे समूह का अधिकार नहीं है, सो इस अधिकार वाला संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए एयरपोर्ट, बी तालाब, सी पार्क, ऑप्शन डी शमशान भूमि। तो इन चारों में से जो ऑप्शन ए है, एयरपोर्ट किसी निजी व्यक्ति का भी हो सकता है, बाकी तीनों सामुदायिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संसाधन अधिकार के अनुसार किसी महासागर में कितना क्षेत्र एक राष्ट्र का हो सकता है? 20 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, 20.5 मील तक, 22.2 मील तक। तो इनमें से महासागर राष्ट्रीय संसाधन स्तर पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 22.2 मील तक किसी राष्ट्रीय देश का अधिकार हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अधिकार के अनुसार तट रेखा से कितने क्षेत्र के बाद महासागर में किसी देश का अधिकार नहीं हो सकता? मतलब एक
अधिकतम आपको सीमा बतानी है उसकी। ऑप्शन ए 222 समुद्री मील, ऑप्शन बी 200 समुद्री मील, ऑप्शन सी 200 समुद्री मील, ऑप्शन डी 22.22 समुद्री मील, दो समुद्री मील। देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 200 समुद्री मील तक किसी देश का अधिकार होता है, उसके आगे किसी देश का अधिकार नहीं होता किसी भी महासागर के अंदर। अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास क्या होता है, आपने शायद पहले पढ़ा हो। ऑप्शन क्या गिवन है हमें, देखते हैं। एक ऐसा विकास जिसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है, एक ऐसा विकास जिसे पर्यावरण और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, एक ऐसा विकास जिसमें संसाधनों को आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है ऑप्शन आपका कौन सा, बी, एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास किया जाता है, तो इस विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? ऑप्शन ए भारत 1990 में, ऑप्शन बी कनाडा 1992 में, ऑप्शन सी इंग्लैंड 1991 में, या ऑप्शन डी आपका ब्राज़ील 1992 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ब्राज़ील 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न 11वां है आपका, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 50 से अधिक, ऑप्शन बी 80 से अधिक, सी 90 से अधिक, ऑप्शन डी 100 से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपका 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष इस पृथ्वी सम्मेलन के अंदर सम्मिलित हुए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन में मुख्य तौर पर किस मुद्दे पर बात की गई थी? ऑप्शन ए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर, बी भूमंडलीय वन सिद्धांत पर, सी जैविक विविधता पर, डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से मुख्य रूप से पृथ्वी सम्मेलन पर किस मुद्दे पर बात हुई थी? तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सभी मुद्दों पर लगभग बात हुई थी, इस हिसाब से उपरोक्त सभी मुद्दे यहाँ पर आएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका 13वां प्रश्न है आपका, 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए किस प्रस्ताव को रखा गया? मतलब 21st सेंचुरी में कौन सा प्रस्ताव किया गया? वायुमंडलीय सुधार, आतंकवाद, एजेंडा 21 या हरित क्रांति। तो चारों में से जो ऑप्शन आपका सी है एजेंडा 21 आज के समय में क्या रखा गया? सतत पोषणीय विकास का एक प्रस्ताव है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रचुर जल संसाधन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में जल संसाधन मौजूद है। तो बी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऑप्शन ए संसाधनों की विविधता के कारण, ऑप्शन बी संसाधनों की अलग अलग उपलब्धता के कारण, ऑप्शन सी संसाधनों की भिन्नता के कारण, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो नियोजन के लिए सभी कारण यहाँ पे क्या है, जरूरी है, इसलिए उपरोक्त सभी कारण बन जाते हैं ताकि हमें संसाधन की नियोजन करना पड़े, संसाधनों का प्लानिंग करना पड़े। अगला प्रश्न 16वां, पर्यावरण समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं? पर्यावरणीय समस्याएं कब उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए संसाधनों के प्रयोग से, संसाधनों के बंटवारे से, संसाधनों के विवेकहीन प्रयोग से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है, जब संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग होता है, मतलब अंधाधुंध प्रयोग होता है, तब होती है पर्यावरण समस्याएं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। 17वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की व्यवस्थित मांग कब उठाई गई? मतलब सही प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के बचाने की मांग कब उठाई गई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1965 में, 1968 में, या 1998 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 1968 में, और रोम के द्वारा, आपको नाम भी याद रखना है, रोम के द्वारा ये मांग उठाई गई थी, ऑप्शन सी। 18वां, भारत में स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सॉरी, भारत नहीं आएगा इसमें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल सिर्फ आएगा। तो ऑप्शन ए आपको देखना सोमेश्वर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जॉन ब्राउन, ऑप्शन डी हेनरी जोसेफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है आपका, सोमेश्वर नाम के व्यक्ति ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम की किताब लिखी थी। अगला प्रश्न, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर मैदान है? आपको बताना है कितने परसेंट एरिया आपका भारत में मैदानी इलाका है। ऑप्शन ए 13%, बी 20%, सी 40%, डी 43%। तो जो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रहने वाला है आपका, 43% जो आपका इलाका है भारत का, उसमें मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं भूमि के। अगला प्रश्न, भारत देश के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पठारी इलाका है? मतलब आपको इसमें बताना है कि पठारी क्षेत्र कितना है भारत के पास। तो ऑप्शन ए आपके पास 40% है, बी 20% है, सी 27% है, और डी 35% है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी रहने वाला है, 27% भारत के पास क्या है, पठारी इलाका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इन चारों में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मृदा का जो मुख्य तौर पर है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आपका गुजरात, जो कि पश्चिमी इलाका है भारत का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करें हम, 22वां ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी अजैव, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन डी मानव निर्मित। जो इनमें से है ज्वारीय ऊर्जा क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, जिसे आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका, लेटराइट मृदा मुख्य तौर पर किस राज्य में पाई जाती है? आपको लेटराइट मृदा ढूंढनी है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। तो जो लेटराइट मृदा है वो मुख्य तौर पर किसके लिए जानी जाती है? वो शायद कॉफ़ी वगैरह उगाने के लिए। तो ऑप्शन बी केरला इसका करेक्ट आंसर, केरला में पाई जाती है लेटराइट मृदा। आगे देखते हैं 24वां, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया है पशुचारण, ऑप्शन बी अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन सी वनोन्मूलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी डाला जाता है, तो ऑप्शन बी अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब की जो भूमि है वो निम्नीकृत हो रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन क्या होता है? ऑप्शन ए मिट्टी की परत का बढ़ना, बी ऑप्शन मिट्टी में कटाव होना, ऑप्शन सी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन डी मिट्टी में पोषक तत्वों की अधिकता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मिट्टी में कटाव होना, जो कि मृदा अपरदन कहलाता है। अब बढ़ते हैं इसका अगले चैप्टर की तरफ, जो कि आपका कृषि से संबंधित है। चलिए, इसमें पहला जो प्रश्न है आपका, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो इसमें लगभग आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 33%, ऑप्शन डी 66%। तो भारत की लगभग 2/3 मतलब कि लगभग 66% जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अगला जो प्रश्न है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से कृषि किस क्षेत्र में होती है? कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए बताना है आपको, प्राथमिक क्षेत्र है, या बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो कृषि है वो हिस्सा होता है आपके प्राथमिक क्षेत्र का, जहाँ पर आपके कृषि और से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृषि महत्वपूर्ण क्यों है या क्यों है? इसके कुछ गिवन है आपको कारण। यह खाद्यान्न प्रदान करती है, औद्योगिक कच्चा माल देती है, देश में के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या कृषि सभी कार्य करते हैं? बिल्कुल हाँ, आपके दिए गए सभी कार्य करती है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर बनेगा। निर्वाह कृषि क्या होती है? तो निर्वाह कृषि का जो प्रश्न है, देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है आपका। अपने और अपने समुदाय के लिए कृषि करना, ऑप्शन बी व्यापार के लिए कृषि करना, ऑप्शन सी सभी लोगों का पेट भरने के लिए कृषि करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अपने और अपने समुदाय के लिए क्या करना? कृषि करना। क्या कहलाता है? निर्वाह कृषि। मतलब अपने पालन पोषण के लिए जो कृषि होती है उसे निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए मिट्टी की उर्वरता, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के साथ साथ मानसून की आवश्यकता होती है आपको प्रॉपर। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जिसमें ए और बी दोनों चीज़ें आपकी काउंट की जाएंगी। अगला प्रश्न, झूम खेती को दीपा किस राज्य में कहा जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो झूम खेती को दीपा जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। तो ऑप्शन सी जो इसका है करेक्ट आंसर है, जिसे हम कहेंगे दीपा के नाम से जानते हैं क्षेत्र में से। अगला प्रश्न है हमारा, गहन जीविका कृषि से क्या अभिप्राय है? गहन जीविका कृषि क्या होती है? ऑप्शन ए अपना पेट भरने के लिए कृषि करना, ऑप्शन बी व्यापार करने के लिए कृषि करना, ऑप्शन सी उस क्षेत्र में कृषि करना जहां जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ऑप्शन डी देश के निर्यात के लिए कृषि करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, उस क्षेत्र में कृषि करना जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो ऐसी कृषि को हम गहन जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, रोपण कृषि एक प्रकार की डैश कृषि है। तो ऑप्शन आपको भरना है इसमें। ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन बी वाणिज्यिक, ऑप्शन सी खाद्यान्न, ऑप्शन डी तिलहन। अगेन बता दूं, लाभदायक, वाणिज्यिक, खाद्यान्न, तिलहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाणिज्यिक खेती है। जो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक भारत की रोपण फसल नहीं है। इनमें से एक रोपण फसल नहीं है जो भारत के अंदर रोपी जाती है। तो ऑप्शन ए चाय, बी कॉफ़ी, सी मक्का और डी गन्ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, मक्का को रोपा नहीं लगाया जाता बल्कि उसको क्या कहते हैं, बोया जाता है। तो मक्का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? ऑप्शन ए सर्दी में,
बी गर्मी में, सी बरसात में, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें से किस मौसम में खरीफ फसल को उगाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। बारिश का जो दिन होता है आपके, बारिश बरसात का मौसम होता है, उसमें खरीफ फसलों को आपको उगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज द सी। नाउ रबी फसलों को किस मौसम में उगाया जाता है? शायद अगर उसका आंसर आपको करेक्ट मिल गया तो इसका आंसर आपको करेक्ट पता हो गया होगा। क्या ऑप्शन ए सर्दी है, ऑप्शन बी गर्मी में है, क्या बरसात में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में? तो जो रबी फसलें को जो उत्पादित की जाती है मुख्य तौर पर किस सीज़न में? ऑप्शन ए आपका सर्दी में रबी फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न 12वां, जायद किसे कहते हैं? जायद, जायद भी एक प्रकार के मौसम से संबंधित है। ऑप्शन ए खरीफ फसलों को, ऑप्शन बी रबी फसलों को, ऑप्शन डी खरीफ और रबी फसलों के बीच की फसलों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। खरीफ और रबी के बीच की जो फसलें होती हैं उन फसलों को हम जायद के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा आपका। अगला प्रश्न आपका, सुनहरा रेशा मतलब कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रेशम को, ऑप्शन बी जूट को, ऑप्शन सी नारियल को, ऑप्शन डी रेशे को। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन बी रहने वाला है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से क्या है? खरीफ फसल नहीं है जिसकी बरसात में उगाया जाता है। ऑप्शन ए मक्का, बी सोयाबीन, सी चावल और डी कपास। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो कि आपको बताना है कि खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मक्का, जो कि एक रबी फसल है। अगला प्रश्न आपका, चावल के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? आपको स्थान बताना है भारत का। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पाँचवा। तो चावल के उगाने के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी, तीसरा स्थान प्राप्त है। पहला स्थान चाइना को प्राप्त हो चुका है इसका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन नहीं होता? मतलब कि वो गेहूं के लिए नहीं जाना जाता। ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो ऑप्शन आपका सी है, कर्नाटक मुख्य तौर पर गेहूं का उत्पादन नहीं करता, बाकी 3 राज्य गेहूं उत्पादन में शामिल है। अगला प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है? मतलब कहीं तो भारत नंबर 1 होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी दाल या डी मक्का। तो चारों में से जो ऑप्शन सी है आपका दाल, दाल खाता भी और उगाता भी सबसे ज़्यादा भारत है। तो ऑप्शन सी आपका जो दालें हैं, जो दाल हैं भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं नंबर 1 पे। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करती? आमतौर पर जो ये पौधे होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन इनमें से आंसर क्या है? मूंग, उड़द, चना या अरहर। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है अरहर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता नहीं करती, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक ऐसी वस्तु जो गन्ने से नहीं बनाई जाती, देखें क्या है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी गुड़, ऑप्शन सी मिठाई, ऑप्शन डी खांड सारी। तो इनमें से जो आपको क्या करना है, जो गन्ने से नहीं बनाई जाती, तो इसका ऑप्शन सी है कि मिठाई नहीं बनाई जाती। भाई मिठाई के लिए चीनी चाहिए, उनसे बाकी सारी चीज़ें आपको गन्ने से प्राप्त हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है? ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो ब्राज़ील है दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने उगाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, तिलहन उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तिलहन उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? जल्दी से आपको आंसर इसका बताना है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पाँचवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत को तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न इसी से संबंधित है आपका, कि भारत में कुल कृषि उत्पादन में किए जाने वाले भाग में कितने भाग में तिलहन उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 22%। तो उसमें से भी जो आपका ऑप्शन बी है 12% भाग के अंदर आपका तिलहन उगाई जाती है। तो बी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से एक तिलहन फसल नहीं है, मतलब जो कि एग्जाम्पल नहीं है तिलहन फसल का। ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी जैतून, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी नारियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि एक तिलहन फसल नहीं है, बाकी तीनों क्या है आपकी तिलहन फसलें होती हैं। आगे बात करें 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम।
तो इनमें से किस राज्य में चाय का उत्पादन नहीं होता, आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर ढूंढिए आप लोग। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक में उत्पादन नहीं होता चाय का। अगला प्रश्न, जैविक कृषि क्या होती है? ऑप्शन ए, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि करना। ऑप्शन बी, फसल बिना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों से खेती करना। ऑप्शन सी, खेत के टुकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जैविक कृषि क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि फसल बिना रासायनिक उर्वरक के उगाना और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके खेती की जाती है। तो ऐसी कृषि को जैविक कृषि कहते हैं। अगला सब्जेक्ट हमारा है वो है आपका इकोनॉमिक्स। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपके इसमें, विकास से क्या अभिप्राय होता है? तो विकास आपका क्या होता है? ऑप्शन ए, आय के नए स्तर पर पहुंचना। ऑप्शन बी, जीवन स्तर में सुधार। ऑप्शन डी, नए संसाधनों की प्राप्ति। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो विकास को हम किस हिसाब से समझते हैं? आय का नया स्तर होना चाहिए, ठीक है। जीवन स्तर में सुधार, बिल्कुल। नए संसाधन की प्राप्ति, तो उपरोक्त सभी इसका डी आंसर इसका होना चाहिए। अगला प्रश्न, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए, लोग अधिक पैसा कमाते हैं, लोगों की आय में कमी आती है, जिसमें अधिकतर लोग अपनी जीवन स्तर सुधारते हैं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो है जिसमें अधिकतर लोग अपना जीवन स्तर सुधारते हैं। वैसे कहने के लिए लोग अधिक पैसा भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिखे तो इसमें से आपका ऑप्शन ए और सी दोनों हो सकता है, लेकिन करेक्टली अगर बात करें तो जीवन स्तर में सुधार होता है। तो सी इसका सही आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन तीसरा है, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए, नए घर की आवश्यकता। ऑप्शन बी, अपना सपना पूरा करने की आवश्यकता। ऑप्शन डी, एक नई नौकरी की आवश्यकता। ऑप्शन सी, एक नई नौकरी की आवश्यकता। या ऑप्शन डी, आपका अपना विद्यालय खोलने की आवश्यकता। तो एक जो बेरोजगार व्यक्ति होता है उसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक नौकरी की। तो ऑप्शन जो सी है, एक नई नौकरी की आवश्यकता, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए डैश भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, फायदेमंद। ऑप्शन बी, विनाशकारी। ऑप्शन सी, बेहतर। या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक का विकास कई बार दूसरे के लिए विनाशकारी होता है, विनाशकारी भी हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिक आय की इच्छा के अलावा, अधिक आय की इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन उसके अलावा क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य होने चाहिए व्यक्ति के? ऑप्शन ए, दूसरों से आदर। ऑप्शन बी, सुरक्षा स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, समानता का व्यवहार। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आय के अलावा एक व्यक्ति सब कुछ चाहता है कि उसे सब कुछ मिले, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर यहाँ पर आपको होगा सही। अगला प्रश्न, विभिन्न देशों के बीच विकास किस आधार पर देखा जाता है? ऑप्शन ए, देश में डॉक्टरों की संख्या के आधार पर। ऑप्शन बी, दूसरे देश की आय को देखकर। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय के स्तर को। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपके अपने साथ सोच लिया होगा। फिर इसका जो सही आंसर है राष्ट्रीय, इसमें क्या, राष्ट्रीय आय का स्तर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसी आधार पर देश का विकास नापा जाता है ज़्यादातर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ज़्यादा विकसित होगा? ऑप्शन ए, सामान्य राष्ट्रीय आय और अधिक जनसंख्या वाला। ऑप्शन बी, सामान्य जनसंख्या और सामान्य राष्ट्रीय आय वाला। ऑप्शन सी, अधिक जनसंख्या और सामान्य राष्ट्रीय आय वाला। या कम जनसंख्या अधिक राष्ट्रीय आय वाला। तो इनमें से उस देश का नाम बता, उस राष्ट्र को ढूंढना है जो ज़्यादा विकसित माना जाएगा। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है, जिसकी जनसंख्या कम हो और राष्ट्रीय आय अधिक हो, तो उस देश को ज़्यादा विकसित माना जाएगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा कमा रहे और लोग भी खर्च करने वाले कम हैं। चलिए देखें आगे। पीसीआई से क्या अभिप्राय होता है? पीसीआई का पूर्ण नाम बताना है आपको यहाँ पर। ऑप्शन ए, पब्लिक कम्युनिकेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी, पब्लिक कॉन्टैक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन ढूंढना है करेक्टली पीसीआई का, तो पीसीआई का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पर कैपिटा इनकम होता है। इसे हिंदी में प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? देखो अगला क्वेश्चन ही आगे भाई। ऑप्शन ए, देश की कुल आय। ऑप्शन बी, प्रत्येक नागरिक की आय। ऑप्शन सी, एक नागरिक की औसत आय। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है क्या मतलब होता है। तो देखते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, एक नागरिक की जो औसत आय है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, 2012 की विश्व विकास रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बैंक ने। ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने। या ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो जो 2012 की जो विश्व विकास रिपोर्ट थी वो पारित की थी विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि विश्व बैंक ने 2012 की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 11वां प्रश्न, समृद्ध देशों को किस नाम से जाना जाता है? जो समृद्ध देश है उन्हें क्या कहेंगे हम?
ऑप्शन ए विकासशील देश, ऑप्शन बी पूर्ण विकास देश, ऑप्शन सी विकसित देश, ऑप्शन डी अल्प विकसित देश। तो एक जो समृद्ध देश होता है उसे हम जानते हैं एक विकसित देश के नाम से, तो ऑप्शन जो सी है, एक समृद्ध देश को जाना जाता है विकसित देश के नाम से। अगला प्रश्न है आपका 12। विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर को मापने के लिए किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी कैनेडियन डॉलर, ऑप्शन सी यूरोपियन की मुद्रा यूरो, ऑप्शन डी विश्व बैंक द्वारा छापी गई नई करेंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, जो अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं। 13वां, विश्व बैंक द्वारा 2012 में छापी गई रिपोर्ट के अनुसार किस आधार पर विभिन्न देशों के विकास को मापा गया? ऑप्शन ए देश की राष्ट्रीय आय के आधार पर, ऑप्शन बी देश में विदेशी मुद्रा के आधार पर, ऑप्शन सी एक व्यक्ति की औसत आय के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो 2012 में जो विश्व बैंक ने रिपोर्ट छापी थी उसके हिसाब से उपरोक्त सभी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं डी वाला, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें इसको शामिल किया गया था, उपरोक्त सभी संसाधनों। अगला प्रश्न, 2010 में किस देश को समृद्ध माना जाता था जिसकी प्रति व्यक्ति आय? ऑप्शन क्या गिवन है? यूएस डॉलर 1005, बी यूएस डॉलर 1340.4, ऑप्शन सी यूएस डॉलर 12,276, ऑप्शन डी यूएस डॉलर 15,276.3। तो इसका जो सही आंसर है समृद्ध देश के लिए होनी चाहिए ऑप्शन सी यूएस डॉलर 12,276, इसका सही आंसर। 2010 में किस देशों को अल्प विकसित माना जाता है? क्वेश्चन वही है लेकिन स्थान में अल्प विकसित पूछा गया था, इसलिए आंसर भी चेंज होगा। जिसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है ऑप्शन में? वही ऑप्शन दिए 1005, 1340.4, 12,276, 15,276.3। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए कि यूएस डॉलर 1005 जिस देश की आय है लगभग उसे अल्प विकसित माना जाता है, उससे कम वालों को। 2010 भारत में किस प्रति व्यक्ति आय श्रेणी 2010 में भारत को किस प्रति व्यक्ति आय श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन ए अधिक आय वाला, ऑप्शन बी कम आय वाला, ऑप्शन डी मध्य आय वाला, या ऑप्शन डी निम्न आय वाला। तो जो 2010 में भारत का जो मेजरमेंट हुआ था वो मेजरमेंट हुआ था ऑप्शन सी के हिसाब से मध्य आय वाला देश था। तो जहाँ पर 2010 की रिपोर्ट यहाँ पर लागू, तो ऑप्शन सी इसका सही आपका आंसर रहने वाला है, मध्य आय वाला देश था भारत उस समय। 17वां प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय को मापने के लिए कितना समय लिया जाता है? तो आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता चल चुका होगा। ऑप्शन ए एक सप्ताह, बी एक दिन का, ऑप्शन सी एक महीने का, ऑप्शन डी एक वर्ष। तो आप सभी को पता है यहाँ पर एक वर्ष का समय लिया जाता है किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय को नापने के लिए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है दिए गए राज्यों में से? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगी? तो आई थिंक अगर आप लोग ने ध्यान से पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो आपको आंसर आ चुका होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है इनमें। आगे प्रश्न दिया है, किस राज्य की जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे अधिक है? किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वही ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिहार, शिशु मृत्यु दर इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न बी, किस राज्य में निबल उपस्थिति अनुपात सबसे अधिक है? दिए गए राज्यों में से वही ऑप्शन आपके केरल, महाराष्ट्र, बिहार, उपरोक्त सभी। तो इसमें से जो केरल है, केरल बच गया था, जिसमें केरल में सबसे निबल उपस्थिति अनुपात सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर विद्यालयों में उपस्थित होते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए 1000 में से 1 वर्ष आयु पूरी करने वाले बच्चों की संख्या, ऑप्शन बी 1000 में से 1 वर्ष आयु से कम मरने वाले बच्चों की संख्या, ऑप्शन सी 1000 में से नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, ऑप्शन डी 100 में से नए बच्चे पैदा होने की संख्या। तो उसमें से जो ऑप्शन बी है 1000 में से 1 वर्ष आयु से कम में मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर के अंदर गिना जाता है। अगला प्रश्न, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए देश में विद्यालयों की डिग्रियां प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन बी देश में स्कूल जाने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन सी देश में 7 वर्ष से अधिक पढ़े लिखे जनसंख्या, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साक्षरता का मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो इसमें जो एक्चुअली पैरामीटर दिया गया ऑप्शन सी के हिसाब से आपकी बुक में दिया गया है, देश में 7 वर्ष या उससे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? साक्षरता दर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका है, निबल उपस्थिति अनुपात किस आयु वर्ग के बच्चों के आधार पर निकाला जाता है? ऑप्शन ए 1 वर्ष से अधिक आयु वाले,
ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष वाले, ऑप्शन सी 14 से 15 वर्ष वाले, ऑप्शन डी 15 वर्ष से अधिक। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी 14 से 15 वर्ष के जो आयु वाले बच्चे होते हैं उनके आधार पर निबल उपस्थिति अनुपात निकाला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक सुविधा नहीं है। इनमें से एक चीज़ जो कि आपकी सार्वजनिक सुविधा का हिस्सा नहीं मानी जाती। ऑप्शन ए है सरकार द्वारा बनाया गया अस्पताल, ऑप्शन बी किसी मनोरंजन स्थल पर जाना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मार्ग, ऑप्शन डी नगर निगम द्वारा खोला गया विद्यालय। तो इसमें से कौन सा सार्वजनिक स्थान नहीं है या सार्वजनिक जगह सार्वजनिक सुविधा नहीं है। तो ऑप्शन बी है किसी मनोरंजन स्थान पर जाना, मतलब कि आप सिनेमा हॉल कोई मनोरंजन स्थान है उसके लिए पैसा देना पड़ता है आपको, सभी नहीं जा सकते। ऑप्शन जो क्वेश्चन है आपका 25वां पीडीएस से क्या समझते हैं आप। तो ऑप्शन ए सार्वजनिक विकास प्रणाली, बी सार्वजनिक अधिकृत प्रणाली, सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डी सार्वजनिक शौचालय प्रणाली। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है बता दूं इसके बारे में। पीडीएस होता क्या, शायद आपने 9वीं क्लास में ही पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पीडीएस का पूर्ण नाम है। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन भी पीडीएस का है। पीडीएस के तहत लोगों को क्या सुविधा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए निर्धन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन बी निर्धन लोगों को विद्यालय में प्रवेश, ऑप्शन सी निर्धन लोगों को सस्ता राशन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो पीडीएस की सुविधा क्या प्रदान करते हैं निर्धन लोगों को, तो निर्धन लोगों को सस्ता राशन मुहैया कराते हैं पीडीएस के तहत। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पब्लिक को सस्ता राशन बांटा जाना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपका बीएमआई से क्या अभिप्राय है। बीएमआई का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन सी व्यवसाय द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन सी बिजनेस मास सूचकांक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो बीएमआई का पूरा नाम है वो आपके बॉडी से संबंधित है, मतलब आपके शरीर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, तो बॉडी मास इंडेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका बीएमआई को किस में मापा जाता है। बीएमआई को किस में मापा जाएगा। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। तो आपको इसके कहें मैं ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली आपसे, तो किस में मापा जाता है। अगेन ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ग्राम, किलोग्राम, किलोमीटर या मीटर। तो अंदाज़ा आई थिंक आप सभी ने लगा लिया होगा। ये हिंट दूँ तो साइंस के हिसाब से आपको करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कि बीएमआई को किलोग्राम में मापा जाता है। आगे चले 29वां क्वेश्चन एचडीआई क्या होता है। ऑप्शन ए मानव द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्वास्थ्य द्रव्यमान सूचकांक, ऑप्शन सी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एचडीआई का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो हिंदी में कहूँ मैं मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय संघ विकास कार्यक्रम। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है आपका अंतर्राष्ट्रीय संघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो होता है उसको मानव विकास रिपोर्ट बनाता है। अगला प्रश्न मानव विकास रिपोर्ट में देश की विकास की तुलना किन आधारों पर की जाती है। ऑप्शन ए शिक्षा का स्तर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो मानव विकास रिपोर्ट के लिए सभी कारण जरूरी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर जो ऑप्शन डी है वो आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 2011 में किस देश का जीडीपी भारत से अधिक था। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी पाकिस्तान या डी म्यांमार। तो 2011 के हिसाब से आपको बताना है जीडीपी स्तर कि भारत से अधिक किस देश का था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन आपका ए कि श्रीलंका का जीडीपी 2011 में भारत से अधिक था। आगे चले धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आया था दूसरे सब्जेक्ट के अंदर दूसरे तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है। एक ऐसा विकास जो सीमित समय के लिए है, ऑप्शन बी एक ऐसा विकास जो 2 पीढ़ियों को आगे बढ़ा सके, ऑप्शन सी एक ऐसा विकास जो कई देशों को आगे बढ़ा सके, ऑप्शन डी एक ऐसा विकास जो अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए हो। तो आई थिंक आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक ऐसा विकास जो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए होता है उसे धारणीय विकास कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 34वां गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। एक ऐसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी एक ऐसे संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग केवल एक बार हो सकता है। ऑप्शन ए ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग बार बार हो सकता है। तो आपको इसमें बताना है क्या
गैर नवीकरणीय। तो जो ऑप्शन सी है, ऐसा संसाधन जिनका प्रयोग केवल एक बार हो सकता है, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले जो चैप्टर है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक क्षेत्रक में किन उत्पादों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए मशीनों का, ऑप्शन बी सेवाओं का, ऑप्शन सी उपभोक्ता वस्तुओं का, ऑप्शन डी प्राथमिक वस्तुओं का। जो प्राथमिक क्षेत्र में होता है उसमें होता है, सॉरी ऑप्शन जो डी था प्राकृतिक था, तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं बताना है आपको। ऑप्शन ए बागवानी, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी डॉक्टर, ऑप्शन डी खनिजों का उत्पादन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो डॉक्टर है वो एक सेवा देता है, तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। वस्तुओं का भंडारण किस क्षेत्रक का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या उपरोक्त सभी। तो जो भंडारण सुविधा है वो सम्मिलित होती है आपके तीसरे क्षेत्र मतलब के तृतीयक क्षेत्र, जो कि एक प्रकार की सेवा है। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि होती है? सेकेंडरी जो सेक्टर है आपका, उसमें क्या क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन होता है, ऑप्शन बी यातायात सुविधाओं को बढ़ावा मिलता है, ऑप्शन सी वस्तुओं का विनिर्माण होता है, या ऑप्शन डी खनिजों का उत्पादन होता है। तो जो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर होता है एक्चुअली वो ऑप्शन सी है, वस्तुओं का विनिर्माण होता है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्रक, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्रक, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रक, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्रक। तो आपको बताना है द्वितीयक क्षेत्रक का एक दूसरा नाम, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? आपको सेवा क्षेत्र का उदाहरण बताना है जो नहीं है। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी दुकानदार, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी शिक्षक। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबल इसमें जो आंसर है वो आपका दुकानदार है, जो कि इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका शॉपकीपर। आगे बात करें सातवां, निम्नलिखित में से क्या सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें आपको 8 चीज़ें दी गई हैं, ढूंढ के बताना कौन कौन सा आपका सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। संचार, स्वास्थ्य, बैंकिंग, मधुमक्खी पालन, शिक्षा, भंडारण, बीमा या पशुपालन। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं 4, 7, 8, 3, 7, 8, 4 या 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7। तो ऑप्शन जो सी है इसमें जो दिया है आपको 4 और 8, इसमें मधुमक्खी पालन और पशुपालन सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता। अगला प्रश्न, 8वां, मछुआरा किस क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा जो होता है आपका, जो मछलियाँ पकड़ता है। ऑप्शन ए उत्पादक क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तो जो मछुआरा जो समुदाय होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। आगे बात करें हम, अगला प्रश्न, सबसे तीव्र विकास करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्पादन क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी तृतीयक क्षेत्र। जो सबसे तेजी से विकास हुआ है वो हुआ है तीसरे सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपका होने वाला है। आगे बात करेंगे 10वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र डैश है। ऑप्शन ए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी परस्पर निर्भर है, ऑप्शन सी संबंधित है, ऑप्शन डी विपरीत है। तो इसका जो सही आंसर है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे पर। तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? तो आपको हिस्ट्री थोड़ी सी हिस्टोरिकल थोड़ी बातें कर रही यहाँ पे। तो ऑप्शन ए उत्पादन क्षेत्र, बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा आपका क्या है? ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र आपका है ऐतिहासिक क्षेत्र जो भारत का माना जाता है। आगे बात करें, सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुओं का कौन सा मूल्य शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक मूल्य, बी अंतिम मूल्य, सी मध्य मूल्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अगर सकल घरेलू उत्पाद आपको काउंट करना है तो उसके लिए आपको किसी वस्तु का अंतिम मूल्य मतलब कि ऑप्शन बी आपको काउंट करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, संगठित क्षेत्र में कौन सी सुविधा नहीं होती? जो संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज है, उसमें कौन सी सुविधा नहीं होती? ऑप्शन ए नियमित वेतन की, और उसमें नियमित रोजगार की, और उसमें रोजगार असुरक्षा या काम के घंटे निश्चित होते हैं। तो इस क्षेत्र की में एक चीज़ नहीं पाई जाती, वो है रोजगार असुरक्षा। व्यक्ति रोजगार प्राप्त है तो उसे सुरक्षा तो होती है, इसलिए इसमें रोजगार असुरक्षा इसका ऐसा ही आंसर है। अगला प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी का क्या अर्थ है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहेंगे हम? ऑप्शन ए आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना, ऑप्शन बी रोजगार प्राप्त होना, ऑप्शन सी बेरोजगार हो जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो छिपी हुई बेरोजगारी को हम प्रचंड बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर इसका आवश्यकता से अधिक अगर लोग काम करते हैं तो उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी का हिसाब कहते हैं ना। ऑप्शन जो क्वेश्चन 15 है आपका, मनरेगा क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार है क्या? ऑप्शन बी समानता का अधिकार है? ऑप्शन सी काम का अधिकार है? ऑप्शन डी व्यवसाय का अधिकार है? तो इसमें से आपको बताना है मनरेगा क्या है। महात्मा गांधी जो गारंटी एक्ट था वो एक प्रकार का काम का अधिकार है, जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते अपनी अगले सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है आपका, पॉलिटिकल साइंस, जो लास्ट बुक है आपके यहाँ पे। बात करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं होता? ऑप्शन ए विधान पालिका, ऑप्शन बी विधायक, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो उसमें से बताना है कौन सा सरकार का अंग नहीं है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विधायक। एक्चुअली सरकार का हिस्सा नहीं होता, बाकी 3 अंग है सरकार के। क्वेश्चन 2, बेल्जियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका में, बी यूरोप में, ऑप्शन सी एशिया में, ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो जो बेल्जियम है वो स्थित है आपका यूरोप महाद्वीप के अंदर, जो पश्चिमी यूरोप की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा बेल्जियम देश। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बेल्जियम की सीमाएं किस देश से नहीं लगती हैं? तो उस देश का नाम बताना है जिस देश से बेल्जियम टच नहीं होता है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी लग्जमबर्ग। चारों में से किस में से जिसे बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, आयरलैंड से बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती हैं। अगला प्रश्न, फ्लैमिश में बेल्जियम की कितनी आबादी रहती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 59%, ऑप्शन डी 53%। तो फ्लैमिश में बेल्जियम की 59% आबादी लगभग रहती है। ऑप्शन सी इसका आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बेल्जियम के फ्लैमिश में रहने वाले जो लोग हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए जर्मन भाषा, बी फ्रेंच भाषा, सी डच भाषा या डी स्पेनिश भाषा। तो जो बेल्जियम में फ्लैमिश क्षेत्र के जो लोग हैं वो बोलते हैं डच भाषा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपका, बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा बोलती है? तो आपको भाषा बतानी, फ्रेंच भाषी लोग कितने हैं बेल्जियम के अंदर? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 59%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 15%, 15%। तो उसमें से जो सही आंसर है वो आपका फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, इसमें 40% लोग हैं जो बेल्जियम के अंदर किस भाषा का प्रयोग करते हैं? फ्रेंच भाषा का। चलिए बात करें आगे। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताना है। आई थिंक आप सभी ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, फिर भी हम ऑप्शन देखेंगे एक बारी। न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो जो बेल्जियम की राजधानी है वो है ऑप्शन डी ब्रुसेल्स, जो है इसकी राजधानी के नाम से जानी जाती है। आगे बात करेंगे हम, बेल्जियम में कौन से लोग समृद्ध हैं? ऑप्शन ए डच भाषी लोग, ऑप्शन बी फ्रेंच भाषी लोग, ऑप्शन सी जर्मन भाषी लोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वहाँ के जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो ज़्यादा क्या हैं, डेवलप माने जाते हैं, विकसित माने जाते हैं कंपेरेटिवली डच भाषी लोगों के। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि बेल्जियम के फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध हैं। आगे, श्रीलंका की आबादी कितनी है? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी 10 करोड़। तो आपको बताना है कि लगभग श्रीलंका की आबादी कितनी है। तो हम बात करें श्रीलंका की आबादी की, तो लगभग श्रीलंका की आबादी कितनी है? 2 करोड़। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। श्रीलंका में सिंगलियों की आबादी कितनी है? जो सिंगली लोग हैं वहाँ पे कितने लोग हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 62%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 84%। तो श्रीलंका में लगभग 74% जो आबादी है वो सिंगली समुदाय की है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितनी है? तमिलों की आबादी आपको बतानी है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 72%। तो श्रीलंका में लगभग 18% आबादी किसकी है? तमिल समुदाय की है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 18%। आगे बात करें, श्रीलंका की ईसाई आबादी कौन सी भाषा बोलती है? चलो भाषा की बात आ गई, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिंगली, बी तमिल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भाषा नहीं बोलते। तो देखिए जो श्रीलंका की जो ईसाई आबादी है वो बोलती है ए और बी दोनों, मतलब कि सिंगली और तमिल भाषा। अगला प्रश्न, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? शायद ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन देखते हैं, 1945 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1950 में। तो एक्चुअली जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी वो मिली थी 1948 में। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन सी है 1948 वाला वो सही आंसर है। आगे बात करेंगे, श्रीलंका में सत्ता किन लोगों के पास है या किन के पास है?
ऑप्शन ए जनता के पास, ऑप्शन बी बहुसंख्यक लोगों के पास, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक लोगों के पास, ऑप्शन डी तमिलों के पास। तो आपको यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, बहुसंख्यक जो मेजोरिटी ग्रुप है वहाँ का, जो कि सिंघली है, उनके पास वहाँ की सत्ता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका में सिंघली को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो सिंघली को जो राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था वो था ऑप्शन सी 1956 के अंदर, जब सिंघली को राष्ट्रभाषा बनाया गया। अगला प्रश्न, श्रीलंका में सिंघली और तमिल का टकराव का क्या परिणाम हुआ? तो उनके टकराव का क्या परिणाम हुआ देखते हैं। सत्ता में दोनों को साझेदारी मिल गई। ऑप्शन बी तमिलों की सरकार का गठन हो गया, ऑप्शन सी सिंघलियों की सरकार का गठन हो गया, ऑप्शन डी गृह युद्ध हुआ। तो इनका जो परिणाम मिल रहा है, सिंघलियों और समुदाय के बीच जो टकराव था वो कन्वर्ट हो गया एक सिविल वॉर, मतलब ऑप्शन डी गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया। अगला प्रश्न 17, बेल्जियम के संविधान में 1970 से लेकर 93 के बीच कितनी बार संशोधन हुआ है? तो संशोधन की संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 5 बार और डी 7 बार। तो कुल मिलाकर 1970 से 93 के बीच में बेल्जियम में लगभग 4 बार क्या हुए हैं, संविधान संशोधन किए गए हैं। आगे बात करें 18वां, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार का निर्माण हुआ? बेल्जियम की सरकार का शासन बताना है किस प्रकार का है। ऑप्शन ए जर्मन भाषी लोगों की सरकार, ऑप्शन बी आपका डच भाषी लोगों की सरकार, ऑप्शन सी दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, ऑप्शन डी सत्ता की साझेदारी हुई। तो लगभग यहाँ क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ लेना आप लोग। सी ऑप्शन में लिखा दोनों ने मिलकर सरकार नहीं बनाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सत्ता की साझेदारी हुई। अगला प्रश्न, बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी सामुदायिक सरकार, ऑप्शन सी नगर निगम या ऑप्शन डी नगर पालिका। तो जो बेल्जियम की जो तीसरे स्तर की जो सरकार है उसे हम जानते हैं सामुदायिक सरकार के नाम से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बेल्जियम की तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार कहलाती। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शायद इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पहले से पता है, फिर भी ऑप्शन देखेंगे हम लोग एक बार। न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी पेरिस। तो जो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो है ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, जो कि आपकी बेल्जियम की राजधानी भी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि लोगों में हिंसक टकराव हो, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक लोगों को भी सरकार में हिस्सेदारी मिल सके, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो किस लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है तो आपको बताना है। तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ आपको। ऑप्शन बी है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी सरकार का हिस्सा बन सके, इसीलिए सत्ता की साझेदारी क्या होती है, जरूरी होनी चाहिए। आगे बात करें हम खलील के जो पिता, इसमें स्टोरी दी गई थी खलील के बारे में। तो खलील के जो पिता हैं वो किस समुदाय के संबंधित थे? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सुन्नी मुसलमान, ऑप्शन डी कैथोलिक। तो इसमें से जो सही आंसर है, जो खलील के पिता थे वो एक ईसाई थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, खलील किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहता है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी एक ही समुदाय की सरकार, ऑप्शन सी एक ही व्यक्ति की सरकार, ऑप्शन डी विशेष अधिकारों वाली सरकार। जो खलील की इच्छा है वो एक ऐसे शासन व्यवस्था की इसमें सभी लोगों को अधिकार मिले, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर लोकतांत्रिक सरकार वो चाहता है खलील अपने देश के अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सत्ता का क्षितिज या क्षैतिज बंटवारा किस प्रकार होता है, किनके बीच होता है कह सकते हैं हम? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम के बीच, या उपरोक्त सभी प्रकार से। तो आपको एक करेक्ट टाइप बताना है जिसमें सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किया जाता है। ABCD आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है, सत्ता का जो क्षैतिज बंटवारा होता है जिसमें सभी बराबर माने जाते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षैतिज बंटवारे का हिस्सा है। अगला प्रश्न, सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा मतलब कि इसे वर्टिकली हम कैसे देखेंगे? तो ऑप्शन ए वही आपके सारे के सारे ऑप्शन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर निगम के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रकार की। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका वर्टिकली बात करें हम तो ऑप्शन बी सरकार, जो स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो सत्ता का बंटवारा है वो है ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। आगे बात करें, संघवाद का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए एक ही सरकार का होना, ऑप्शन बी कई सरकारों का होना, ऑप्शन सी दो से
अधिक स्तरों की सरकार का होना। ऑप्शन डी राज्य तंत्र का होना। तो अगर मैं बात करूं तो जो संघवाद का करेक्ट आंसर होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस हिसाब से हमारा करेक्ट है, 2 या उससे अधिक स्तरों की सरकार का होना आपका संघवाद कहलाता है। अगला है हमारा प्रश्न, संघवाद के तीसरे स्तर की सरकार को क्या कहा जाता है। संघवाद में जो तीसरा स्तर है उस सरकार का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी नगर निगम, ऑप्शन डी स्थानीय शासन। तो संघवाद में जो तीसरे स्तर की सरकार होती है उसे हम जानते हैं स्थानीय शासन के नाम से। तो जो ऑप्शन डी है वो संघवाद का तीसरा स्तर है जिसे स्थानीय शासन कहते हैं। तो सी डी इज द राइट आंसर। आगे बात करें एकात्मक शासन क्या है। एकात्मक शासन नाम से पता चल जाएगा आपको आंसर इसका। ऑप्शन है संघीय शासन का स्वरूप, बी 2 या 2 से अधिक सरकारों का होना, ऑप्शन डी केवल सरकार का एक ही स्तर होना, ऑप्शन डी बहुदलीय शासन व्यवस्था। तो इसमें से आपको एकात्मक रूप बताना है शासन का। तो इसमें आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा नंबर से एक। तो ऑप्शन सी केवल सरकार का एक ही जो स्तर होता है तो इस शासन को हम कहते हैं एकात्मक शासन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन नहीं है। इनमें से आपको एक देश बताना है इसमें संघीय शासन नहीं रखा गया। ऑप्शन ए कनाडा, बी भारत, सी जर्मनी, डी श्रीलंका। तो इसमें से आपका एक ऐसा देश जिसमें संघीय शासन नहीं है वह ऑप्शन आपका डी श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ना कि संघात्मक। तो इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक संघीय शासन का गुण नहीं है। संघीय शासन का गुण नहीं है। दूसरा संविधान द्वारा निर्देशित होता है। दूसरा अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। डी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो एक संघात्मक रूप का काम नहीं है, सरकार का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन जो डी है स्वतंत्र रूप से कार्य बल्कि संविधान के हिसाब से काम करते। तो ऑप्शन डी इसका आंसर था। 31 आपका केंद्र सरकार की शक्तियों को कहाँ शामिल किया गया है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी संवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों में। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है। तो केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ होती है उसे शामिल किया जाता है संघ सूची में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए।